NCERT क्लास 7 चैप्टर 8 पादप में जनन। पादप में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पहला है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन है क्या, पहले वो जानते हैं। जनन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यानी कोई भी जीव अपने जैसे नए जीव जो उत्पन्न करते हैं, इसे ही जनन कहा जाता है। पादपों में जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पादपों में जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है, सेकेंड टॉपिक है अलैंगिक जनन। सेकेंड टॉपिक है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। परिभाषा क्या है? जनन की वह विधि है, वह प्रोसेस है जिसमें केवल एक ही जनक यानी माता पिता नए पादप को जन्म देते हैं। यानी जनन की वह विधि जिसमें एक ही जनक माता पिता नए पादप को जन्म देते हैं, उसे अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उत्पाद क्या होगा? तो नए पादप आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। नए पादप जो होते हैं वो आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। मुख्य विधियां क्या है? मुख्य विधियां में कायिक प्रवर्धन, पहला है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन, पादप के कायिक भागों यानी जड़, तना, पत्ती, कली द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। बहुत सारे पौधे आप ऐसे देखे होंगे, जैसे गुलाब भी है, जिसके तना से ही वो फिर से एक नया पौधा उत्पन्न कर लेता है। तो कायिक भागों यानी जड़ भी कायिक भाग हो सकता है, तना भी हो सकता है, पत्ती भी हो सकता है, कली भी हो सकता है, द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए आलू की आँख कली जो है, आलू की आँख कली होती है और कली द्वारा ये प्रवर्धन हो जाता है। गुलाब की कलम से, जिसको हम तना कह रहे थे, कलम कहते हैं, ब्रायोफिलम की पंखुड़ी से वो उत्पन्न होता, नए पादप बन जाता है। ब्रायोफिलम की पत्ती पर कली का बनना, ये सारे कायिक प्रवर्धन के एग्जाम्पल हैं। अब है मुकुलन। बडिंग किसको कहते हैं? यानी मुकुलन जनक कोशिका से छोटे मुकुल यानी बड का निकलना, जो वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। यानी जनक कोशिका से नए बड निकलते हैं, पहले मुकुल निकलता है, फिर उससे नए जीव में विकसित वो हो जाता है। उदाहरण के लिए यीस्ट जिसको खमीर कहते हैं, जो हम लोग ब्रेड्स या केक्स में यूज़ करते हैं फ्लफ़ी होने के लिए, तो इसका एक एग्जाम्पल है। खंडन क्या है? तो फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़ों में बट जाना, जनक जीव का दो या दो से अधिक खंडों में टूटना और प्रत्येक खंड का एक नया जीव बनना। यानी ये ऐसे खंडन में जो जीव हैं वो खंड खंड में टूट के, अलग अलग पार्ट में टूट के, प्रत्येक खंड एक नया जीव फिर से बन जाता है। उदाहरण बहुत अच्छा है, शैवाल, एल्गी जैसे स्पाइरोगायरा खंडन विधि से ही जनन करते हैं। अब है बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। ये विधि क्या है? तो बीजाणुओं का निर्माण जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पादप में विकसित हो जाते हैं। यानी बीजाणुओं का निर्माण वो विधि है जिसमें अनुकूल परिस्थिति अगर मिल जाए तो अंकुरित हो जाते हैं और नए पादप में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कवक यानी फंगस और फर्न, ये दोनों बीजाणु निर्माण से उत्पन्न होते हैं। अब है थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का, वो है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। परिभाषा क्या होगी? तो जनन की वह विधि, वह प्रोसेस जिसमें नर मेल और मादा फीमेल युग्मकों का संलयन यानी फ्यूजन होता है, जिससे युग्मनज यानी जायगोट बनता है। उत्पाद क्या होगा? तो नए पादप में दोनों जनकों के गुण होते हैं। नए पादप जो बनता है उसमें दोनों जनकों के गुण होते हैं। जनन अंग क्या होगा? तो पुष्प यानी फ्लावर पादप का जनन अंग है। ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे क्लास 7 में कि जनन अंग जो है वो पुष्प होता है, यानी पुष्प जो होता है पादप का जनन अंग है।
अब है पुष्प के जननांग, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। पुंकेसर पहला पार्ट है पुंकेसर, फर्स्ट पार्ट इज पुंकेसर। स्टामेन नर जनन अंग से जाना जाता है, इसे नर जनन अंग के रूप में भी जाना जाता है। इसमें परागकोश यानी एंथर होता है, जो परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब स्त्री केसर यानी पिस्टिल या कार्पेल है दूसरा पार्ट। ये क्या होता है? ये मादा जनन अंग है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्तिकाग्र स्टिग्मा, दूसरा होता है वर्तिका, तीसरा होता है अंडाशय। तो वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा क्या है? परागकणों को ग्रहण करता है। वर्तिका यानी स्टाइल क्या है? तो नलिका जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। और अंडाशय यानी ओवरी क्या है? तो इसमें बीजांड यानी ओव्यूल्स होते हैं, जो जहाँ मादा युग्मक अंडाणु बनते हैं। तो ये था पुष्प के जनन अंग। अब हम लोग देखते हैं परागन यानी पॉलिनेशन, ये कैसे होता है? परिभाषा क्या है? परागकोश से परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, यानी परागकोश से अगर परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, इसे ही पॉलिनेशन यानी परागन कहा जाता है। प्रकार क्या है? तो एक होता है स्वपरागन यानी अपने से हो जाना, खुद से, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। एक होता है पर परागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागन पहला देखते हैं। परागकणों का उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना, यानी परागकणों का उसी पुष्प या उसी पादप के, मतलब सेम फ्लावर प्लांट रहेगा, सेम प्लांट पे ही अगर होता है, उसी पादप पे होता है, तो किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना, तो ऐसा ये स्वपरागन कहलाता है। और पर परागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? तो एक पुष्प के परागकणों का किसी अन्य पादप यानी दूसरे पादप, यहाँ पे सेम पादप था उसी पादप पे, लेकिन यहाँ जो है पर परागन में अन्य पादप पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना, ये दोनों में अंतर है। स्वपरागन में उसी पादप में होता है और पर परागन में अन्य पादप पर होता है, एक पुष्प से अन्य पादप पे होता है। अब देखते हैं परागन के माध्यम क्या क्या हैं। तो ये पवन से भी हो सकता है, यानी हवा से भी हो सकता है, हवा से फूल हिलेंगी और उनमें परागन हो जाएगा। जल से भी हो सकता है, जंतु से भी हो सकता है, कीट पक्षी मधुमक्खी मक्खियाँ, जो कीट पक्षी होते हैं सबसे हो सकता है। निषेचन, नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। परिभाषा क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक यानी अंडाणु का संलयन, जिससे युग्मनज बनता है। यानी निषेचन फर्टिलाइजेशन नर युग्मक और मादा युग्मक अंडाणु का संलयन है, जो युग्मक जैसे युग्मनज बनता है। परिणाम क्या होगा? तो युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रायो जिसे कहते हैं। दूसरा परिणाम है बीजांड विकसित होकर बीज यानी सीड बनता है। तीसरा है अंडाशय विकसित होकर फल यानी फ्रूट बनता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, बीज प्रकीर्णन, सीड डिस्पर्सल, यानी किस तरह से बीज डिस्पर्स होता है। इसकी परिभाषा क्या है? तो पादप द्वारा बीजों को विभिन्न स्थानों तक बिखेरने की प्रक्रिया है। ये कहीं न कहीं पादप द्वारा बीजों को विभिन्न स्थानों तक बिखेरने की प्रक्रिया है। आवश्यकता क्या है इसकी? तो पादपों को एक ही स्थान पर उगने से रोकने, उन्हें सूर्य के प्रकाश, जल, खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा से बचाने हेतु आवश्यक है। यानी बीज प्रकीर्णन से फ़ायदा ये होता है कि पादप एक ही स्थान पर उगने से रुक जाते हैं और कंपटीशन भी उनमें ज़्यादा नहीं होता है कि सूर्य के प्रकाश, जल या खनिजों की प्रतिस्पर्धा से भी बचते हैं, उनकी कमी नहीं हो पाती है, वो प्रचुर मात्रा में उन्हें मिल जाता है। मुख्य माध्यम क्या है? तो पवन, विंड। मुख्य माध्यम में पहला जो है वो पवन, यानी हल्के और पंख युक्त बीज जैसे सहीजन, द्विफल, कपास, इनका जो बीज प्रकीर्णन है वो प्रोसेस पवन से होता है। दूसरा है जल से, तो वाटर से किसका होगा? ऐसे बीज जिनमें स्पंजी या रेशेदार आवरण होता है, जैसे नारियल
ये क्या होता है कि जल में तैरने लगते हैं और फिर इनका बीज प्रकीर्णन वाला प्रोसेस हो जाता है। जंतु एनिमल से भी होता है। कांटेदार या हुक वाले बीज जो जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं, जैसे यूरेना या मांसल फल, जिन्हें जंतु खाकर बीज को कहीं और छोड़ देते हैं। इस प्रकार जंतु के द्वारा भी बीज प्रकीर्णन हो जाता है, यानी सीड डिस्पर्स हो जाता है। अब है लास्ट है प्रस्फोटन, एक्सप्लोजन। ये क्या है? तो फलों का अचानक फटना जिससे बीज दूर छिटक जाते हैं, जैसे बाल्सम और अरंडी, ये दोनों जो होता है प्रस्फोटन के माध्यम से इनका बीज प्रकीर्णन होता है। ये सारे टॉपिक्स थे इस चैप्टर के। नाउ कंप्लीटेड। A lot of thanks for all of you. A lot of thanks for supporting me and watching this video. Thank you.